नमस्कार। स्वयं पाठ्यक्रम के पर्यावरण अध्ययन के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कुंदन साहू है। मैं उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग से मैकेनिकल विभाग में व्याख्याता हूँ। मैं यहाँ पर्यावरण अध्ययन व्याख्यान संख्या 38 के जलवायु परिवर्तन का परिचय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा विभिन्न वीडियो के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का परिचय, जलवायु परिवर्तन समन एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रथम वीडियो व्याख्यान में हम जलवायु परिवर्तन का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व हैं: परिचय, शब्दावली, जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के गुण और तंत्र, ग्रीन हाउस प्रभाव में विशिष्ट गैसों का योगदान, जल वाष्प की विशेष भूमिका, मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के समाधान एवं सभी तत्वों के सभी टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में भी हम पढ़ेंगे। परिचय। जलवायु परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, का तात्पर्य वैश्विक या क्षेत्रीय जलवायु के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। इसे आमतौर पर जलवायु के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न और मौसम की अन्य विशेषताओं में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। सामान्य उपयोग में जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का वर्णन करता है। वैश्विक औसत तापमान में चल रही वृद्धि और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर इसका प्रभाव। व्यापक अर्थों में जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी की जलवायु में पिछले दीर्घकालिक परिवर्तन भी शामिल है। वैश्विक औसत तापमान में वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्यों द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण हुई है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वनों की कटाई और कुछ कृषि और औद्योगिक प्रथाएं ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा करती हैं। ये गैसें पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश से गर्म होने के बाद विकीर्ण की जाने वाली कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस लगभग 50% बढ़ी है और यह लाखों वर्षों से अनदेखे स्तर पर है। जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर लगातार बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। रेगिस्तान फैल रहे हैं, जबकि गर्म लहरें और जंगल की आग आम होती जा रही है। आर्कटिक में बढ़ी हुई गर्मी ने परमाफ्रॉस्ट को पिघलाने, ग्लेशियर के पीछे हटने और समुद्री बर्फ में कमी लाने में योगदान दिया है। उच्च तापमान भी अधिक तीव्र तूफान, सूखे और अन्य मौसम की चरम स्थितियों का कारण बन रहे हैं। पहाड़ों, प्रवाल भित्तियों और आर्कटिक में तेजी से हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तन कई प्रजातियों को स्थानांतरित होने या विलुप्त होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भले ही भविष्य में गर्मी को कम करने के प्रयास सफल हो, लेकिन कुछ प्रभाव सदियों तक जारी रहेंगे। इनमें महासागरों का गर्म होना, महासागरों का अम्लीकरण और समुद्र के स्तर में वृद्धि शामिल है। जलवायु परिवर्तन से लोगों को बाढ़, अत्यधिक गर्मी, भोजन और पानी की बढ़ती कमी, अधिक बीमारी और आर्थिक नुकसान का खतरा है। मानव प्रवास और संघर्ष भी इसका परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कहता है। वार्मिंग को सीमित करने के लिए कार्रवाई के बिना
समाज और पारिस्थितिकी तंत्र अधिक गंभीर जोखिमों का अनुभव करेंगे। बाढ़ नियंत्रण उपायों या सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को आंशिक रूप से कम करता है। हालांकि अनुकूलन की कुछ सीमाएं पहले ही पार हो चुकी है। गरीब समुदाय वैश्विक उत्सर्जन के एक छोटे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, फिर भी उनमें अनुकूलन की सबसे कम क्षमता है और वे जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कई प्रभाव महसूस किए गए हैं। 2023 में 1850 में नियमित ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से प्लस 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड या 2.66 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। अतिरिक्त वार्मिंग इन प्रभावों को बढ़ाएगी और टिपिंग पॉइंट को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि ग्रीनलैंड की सभी बर्फ की चादर पिघलना। 2015 के पेरिस समझौते के तहत राष्ट्र सामूहिक रूप से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वार्मिंग रखने पर सहमत हुए। हालांकि समझौते के तहत किए गए वादों के साथ सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग अभी भी लगभग 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 4.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगी। वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन को आधा करना और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना आवश्यक होगा। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को ऊर्जा संरक्षण और ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके समाप्त किया जा सकता है जो महत्वपूर्ण कार्बन प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों में पवन, सौर, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा शामिल है। स्वच्छ तरीके से उत्पन्न बिजली परिवहन, इमारतों को गर्म करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकती है। कार्बन को वायुमंडल से भी हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाकर और मिट्टी में कार्बन को पकड़ने वाले तरीकों से खेती करके कार्बन को वायुमंडल से भी हटाया जा सकता है। दिए गए चित्र में प्रदर्शित है कि नीला रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग तथा गहरा भूरा रंग दिया गया है, जो अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग तापमान प्रदर्शित करता है। पिछले 50 वर्षों में सतही वायु तापमान में परिवर्तन आर्कटिक सबसे अधिक गर्म हुआ है और भूमि पर तापमान आमतौर पर समुद्र के सतह के तापमान से अधिक बढ़ा है, जो दिए गए चित्र से सन 1973 से सन 2023 तक प्रदर्शित है। शब्दावली 1980 के दशक से पहले यह स्पष्ट नहीं था कि वायु प्रदूषण में हवा में मौजूद कणों के शीतलन प्रभाव की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का वार्मिंग प्रभाव अधिक मजबूत था या नहीं। वैज्ञानिकों ने इस समय जलवायु पर मानव प्रभावों को संदर्भित करने के लिए अनजाने जलवायु संशोधन शब्द का इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन शब्द अधिक सामान्य हो गए, जिन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग केवल
सतह के गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर इसके प्रभावों जैसे वर्षा में परिवर्तन दोनों का वर्णन करता है। जलवायु परिवर्तन का उपयोग पृथ्वी के इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तनों को शामिल करने के लिए अधिक व्यापक रूप से भी किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसका इस्तेमाल सन 1975 की शुरुआत में किया गया था, नासा के जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हैंसन द्वारा सन 1988 में अमेरिकी सीनेट में अपनी गवाही में इसका इस्तेमाल करने के बाद यह अधिक लोकप्रिय शब्द बन गया। 2000 के दशक से जलवायु परिवर्तन का उपयोग बढ़ गया है। विभिन्न वैज्ञानिक, राजनेता और मीडिया जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए जलवायु संकट या जलवायु आपातकाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल हीटिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में मानव गतिविधियां जैसे ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं एवं कृषि गतिविधियां शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वातावरण में गर्मी को फंसाकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ये गैसें प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल और गैस के जलने से उत्पन्न होती है। दूसरा है वनों की कटाई। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के तीसरे कारण हैं औद्योगिक गतिविधियां। औद्योगिक प्रक्रियाओं और निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत होती है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा सीमेंट उत्पादन और रासायनिक उद्योग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में अंतिम है कृषि गतिविधियां। अत्यधिक कृषि और पशुपालन से भी मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। अब हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में विस्तार से समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की सतह का तापमान बढ़ाती है। उन्हें अन्य गैसों से जो अलग करता है वह यह है कि वे किसी ग्रह द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है, जिससे इसकी सतह से गर्मी निकलती है, जिसे फिर ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग ऋण 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, बजाय वर्तमान औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें औसत वास्तविक मोल अंश के घटते क्रम में सूचीबद्ध है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन। चिंता के अन्य ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन SF शामिल है और
NF, जल वाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग आधा हिस्सा पैदा करता है, जो जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में अन्य गैसों की प्रतिक्रिया में कार्य करता है। औद्योगिक क्रांति लगभग सन 1775 की शुरुआत के बाद से मानवीय गतिविधियों ने कार्बन डाइऑक्साइड को 50% से अधिक बढ़ा दिया है और मीथेन के स्तर को 150 तक बढ़ा दिया है परसेंटेज में। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का लगभग 3/4 कारण बन रहा है, जबकि मीथेन उत्सर्जन बाकी के अधिकांश का कारण बनता है। मनुष्यों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा जीवाश्म ईंधन के जलने से आता है। शेष योगदान कृषि और उद्योग से होता है। मीथेन उत्सर्जन कृषि, जीवाश्म ईंधन उत्पादन, अपशिष्ट और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है। कार्बन चक्र को वायुमंडल से CO2 को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से अवशोषित करने में हजारों साल लगते हैं, जबकि मीथेन वायुमंडल में औसतन केवल 12 साल तक रहता है। कार्बन का प्राकृतिक प्रवाह वायुमंडल, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर और तलछट के बीच होता है। पिछले 1 मिलियन वर्षों में ये प्रवाह काफ़ी संतुलित रहे हैं। हालांकि ग्रीन हाउस गैस का स्तर अधिक दूर के अतीत में व्यापक रूप से भिन्न रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 3 मिलियन वर्षों से अधिक है। यदि वर्तमान उत्सर्जन दर जारी रहती है तो ग्लोबल वार्मिंग 2040 और 2070 के बीच कभी भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर जाएगी। यह एक ऐसा स्तर है जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC खतरनाक कहता है। ग्रीन हाउस गैस के गुण और तंत्र, प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म। ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त सक्रिय होती है, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी की सतह, बादलों और वायुमंडल द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को उसी लंबी तरंग दैर्घ्य रेंज में अवशोषित और उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के शुष्क वायुमंडल का 99% भाग जल वाष्प को छोड़कर नाइट्रोजन 78% से बना है और ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज 21 है, से बना है, क्योंकि उनके अणुओं में एक ही तत्व के 2 परमाणु होते हैं। उनके विद्युत आवेशों के वितरण में कोई विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अवरक्त तापीय विकिरण से लगभग पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं। केवल टक्कर से प्रेरित अवशोषण का अत्यंत मामूली प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल का 1 और 0.9% हिस्सा आर्गन AR से बना है, जो कि मोनो एटॉमिक है और इसलिए तापीय विकिरण के लिए पूरी तरह पारदर्शी है। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ तक कि कम प्रचुर मात्रा में ट्रेस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल के 0.1% से भी कम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्योंकि उनके अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, इसलिए विद्युत आवेश वितरण में एक विषमता होती है जो आणविक कंपन को विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। यह उन्हें अवरक्त सक्रिय बनाता है।
ग्रीन हाउस प्रभावों में विशिष्ट गैसों का योगदान। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभावों में मानव जनित परिवर्तन को कभी कभी संवर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। नीचे दिए गए तालिका समग्र ग्रीन हाउस प्रभावों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिखाती है, जिसके बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बजाय लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यह तालिका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को भी निर्दिष्ट करती है, क्योंकि इस गैस का समताप मंडल में शीतलन प्रभाव होता है, लेकिन क्षोभ मंडल में नाइट्रस ऑक्साइड और CFC के बराबर वार्मिंग प्रभाव होता है। दिए गए तालिका में कुल ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रतिशत योगदान प्रदर्शित है। योगदान देने वाले तत्वों में जल वाष्प, बादलों, CO2, क्षोभ मंडली ओजोन जिसे हम O3 से जानते हैं, N2O प्लस CH4 तथा अन्य तत्व हैं, जिसे दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। KNT 1997 के द्वारा रिसर्च किया गया है साफ आकाश और बादलों के साथ के द्वारा, स्मिट 2010 के साथ साफ आकाश और बादलों के साथ इनके द्वारा रिसर्च किया गया है, जिसमें जल वाष्प में KNT 1997 के द्वारा साफ आकाश में 60 संख्या है तथा बादलों के साथ 41 है। CO2 में साफ आकाश के साथ 26 और बादलों के साथ 18 है। इसे हम KNT 1997 के द्वारा ही, जो साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च किया गया है उसी के द्वारा हम समझ रहे हैं, जो दिए गए टेबल में प्रदर्शित है। क्षोभ मंडली ओजोन O3 8 है साफ आकाश में। N2O प्लस CH4 की संख्या KNT के द्वारा साफ आकाश में 6 है तथा अन्य KNT 1997 के द्वारा बादलों के साथ 9 संख्या है। साथ ही जल वाष्प में स्मिट साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च किया गया है साफ आकाश और बादलों के साथ में, इसे हम देखते हैं। जल वाष्प में साफ आकाश की संख्या 67 है, 67 है। जल वाष्प में बादलों के साथ संख्या 50 है। बादलों के साथ संख्या स्मिट के द्वारा 25 है और CO2 में स्मिट 2010 के रिसर्च के आधार पर 24 साफ आकाश के साथ तथा बादलों के साथ 19 है। इसी तरह विभिन्न प्रतिशत योगदान N2O, CH4 तथा अन्य तत्वों के द्वारा दिया गया है, जो दिए गए टेबल में प्रदर्शित है। जल वाष्प की विशेष भूमिका। जल वाष्प कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 41 से 67% जिम्मेदार है, लेकिन इसकी वैश्विक सांद्रता मानव गतिविधि से सीधे प्रभावित नहीं होती है, जबकि स्थानीय जल वाष्प सांद्रता सिंचाई जैसे विकास से प्रभावित हो सकती है, लेकिन लगभग 9 दिनों के अपने छोटे निवास समय के कारण वैश्विक स्तर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जल वाष्प सांद्रता में वृद्धि होगी और इस प्रकार जल वाष्प प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया में उनका वार्मिंग प्रभाव भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लॉसियस क्लैपेरॉन संबंध यह स्थापित करता है कि ऊंचे तापमान पर प्रति इकाई आयतन में अधिक जल वाष्प मौजूद होगा। इस प्रकार जल वाष्प की स्थानीय वायुमंडलीय सांद्रता अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में 0.01% से कम और लगभग 32 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त हवा में द्रव्यमान के हिसाब से 3% तक भिन्न होती है। अगला टॉपिक है इसी में मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव को तेज करता है। यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जलवायु परिवर्तन पैदा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सबसे बड़े उत्सर्जक चीन है और उसके बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अधिक है। वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन को बढ़ावा देने वाले मुख्य उत्पादक बड़ी तेल और गैस कंपनियां हैं। मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जन ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में लगभग 50% बढ़ा दिया है। उत्सर्जन के बढ़ते स्तर अलग अलग रहे हैं, लेकिन सभी ग्रीन हाउस गैसों में एक समान रहे हैं। 2010 के दशक में उत्सर्जन औसतन 56 बिलियन टन प्रति वर्ष था, जो किसी भी दशक पहले की तुलना में अधिक था। वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन ने सन 1870 से 2022 के दौरान संचयी उत्सर्जन का लगभग 31%, कोयले से 32%, तेल से 24% और गैस से 10% उत्सर्जन किया। कार्बन डाइऑक्साइड मानव गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह आधे से अधिक वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। मीथेन उत्सर्जन का लगभग समान अल्पकालिक प्रभाव होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस इसकी तुलना में कम भूमिका निभाती है। 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन पहले से कहीं अधिक था। बिजली उत्पादन, गर्मी और परिवहन प्रमुख उत्सर्जक हैं। कुल ऊर्जा लगभग 73% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों की कटाई और भूमि उपयोग में अन्य परिवर्तन भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित करते हैं। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कृषि है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन उद्योग से गैस वेटिंग और भगोड़ा उत्सर्जन होता है। सबसे बड़ा कृषि मीथेन स्रोत पशुधन है। कृषि मिट्टी आंशिक रूप से उर्वरकों के कारण नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इसी तरह रेफ्रिजरेंट से फ्लोरिनेटेड गैसें कुल मानव उत्सर्जन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समतुल्य उत्सर्जन दर औसतन 6.6 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि अनुमानित दर 2.3 टन से दोगुनी है, जो कि 2030 पेरिस समझौते के पूर्व औद्योगिक स्तरों पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के भीतर रहने के लिए आवश्यक है। औद्योगिक देशों में वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आमतौर पर विकासशील देशों में औसत से 10 गुना अधिक है। कार्बन फुटप्रिंट या ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट आपूर्ति श्रृंखला के साथ किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर उसके अंतिम उपभोग तक पूरे जीवन चक्र में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा की तुलना करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। कार्बन अकाउंटिंग या ग्रीन हाउस अकाउंटिंग एक संगठन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को मापने और ट्रैक करने के तरीकों का एक ढांचा है। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिसमें पहला प्रभाव है तापमान में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। दूसरा प्रभाव है मौसम में अत्यधिक बदलाव। अत्यधिक गर्मी, सूखा, भारी वर्षा और बाढ़ जैसे अत्यधिक मौसम की घटनाएं अधिक सामान्य हो गई है। इससे कृषि, जल आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अगला जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है जैव विविधता पर प्रभाव।
जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापित हो रही है। इससे जैव विविधता में कमी आ रही है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। अंतिम प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव जैसे कि अत्यधिक गर्मी, बाढ़, जल जनित बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा वायु गुणवत्ता में गिरावट और खाद्य सुरक्षा में कमी भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के समाधान। ऐसे तो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न समाधान हैं। इस टॉपिक में हम मुख्य समाधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। दूसरा समाधान है ऊर्जा दक्षता। उच्च ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों और निर्माण तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। वनों का संरक्षण। वनों की कटाई को रोकना और नए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना आवश्यक है ताकि कार्बन अवशोषण की क्षमता बढ़ाई जा सके। स्थायी कृषि। कृषि में स्थायी तकनीकों का उपयोग करना जैसे कि फसल चक्र, जैविक खेती और जल संसाधनों का सतत प्रबंधन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। अंतिम समाधान है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही संभव है। इसके लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। पेरिस समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। निष्कर्ष। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे रोकने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जागरूकता, शिक्षा और सतत विकास की दिशा में प्रयास करके ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। यह विस्तृत परिचय जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं को समझने और उससे निपटने के लिए आवश्यक कदमों को रेखांकित करता है। हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयासों से ही हम इस वैश्विक संकट का समाधान पा सकते हैं। अतः आज की वीडियो लेक्चर में हमने जलवायु परिवर्तन के परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो लेक्चर में हम जलवायु परिवर्तन शमन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।